ठीक है। जो क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा। तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली, स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोबारा से। ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? उसामा शाह, रिजवान, जाहिद, दानिश। जब असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी फिर उस वक्त नहीं कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं है, अब ये कहाँ से आ गया। ओके सर। आई थिंक बिजली चलेगी। अलग दक्कुम असाइनमेंट ना बिजली नहीं चलेगी, मैं ऑनलाइन हूँ, किधर बिजली चलेगी ये। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर होगी आपके पास? जी जी, मैं डिटेल स्क्रीन शेयर होगी है, चेक कर लें। नहीं हुई सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, स्टॉप। असाइनमेंट में इस तरह होगा, मैं आपको दूंगा जी 3 क्वेश्चंस, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है जी। और हर क्वेश्चन के आपके नंबर होंगे 10, यानी कि एक क्वेश्चन के 10 नंबर होंगे, आपने वो अटैम्प्ट करनी होगी। पहली असाइनमेंट आएगी, पहली असाइनमेंट में टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से फिर आपने 2 करने होंगे। इसी तरह दूसरी असाइनमेंट मिलेगी, उसमें से भी आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, 2 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। अब इसी तरह 4 असाइनमेंट्स आपकी मुकम्मल होंगी, हर एक असाइनमेंट के 20-20 नंबर होंगे। फिर हम आएंगे क्विज़ के साथ साथ में एक क्विज़ होगा, एक असाइनमेंट, क्विज़ असाइनमेंट। तो हर क्विज़ के आपके होंगे जी 15 नंबर, यानी कि आपके 4 क्विज़ हो गए और 15 नंबर की असाइनमेंट क्विज़ है, तो आपने उसको मुकम्मल करना होगा। वो उसका रिजल्ट भी आपके पास उसी वक्त आ जाएगा। क्विज़ का ज़्यादा मसला नहीं होगा, असाइनमेंट चेक करने पे टाइम लगेगा, बाकी वो पोर्टल खुद ही आपको चेक करके दे देगा, तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। और जब क्विज़ स्टार्ट होगा तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आप ये समझेंगे कि ऑनलाइन में चीटिंग कर लूँगा तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। 30 सेकंड्स होंगे एक MCQs के लिए, तो आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर स्टेटमेंट पढ़नी है, उसका जो राइट ऑप्शन है वो आपने वहाँ पर लगाना होगा। तो स्क्रीन शो होगी आपके पास? यस सर। यस सर। चलिए हम लेक्चर मुकम्मल करते हैं, फिर जो नॉर्मल डिबेट है हम उसकी तरफ आते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैराग्राफ के अंदर हमारे पास जो अलाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे कर्सर को आप देख सकते हैं, ये आपके पास जो एक आइकन बना हुआ है ये लेफ्ट अलाइनमेंट का आइकन है। इसके साथ ये आपके पास है ये सेंटर अलाइनमेंट का आइकन है। इसके साथ आपके पास ये आपके पास है राइट अलाइनमेंट का आइकन है। ओके, ये नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई। अब हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+A इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट और पैराग्राफ। अब ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, ये तमाम के तमाम जो पैराग्राफ्स हैं वो डिलीट हो गए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उसी तरह से पैराग्राफ जनरेट करते हैं, इज इक्वल टू RAND Shift+9 Shift+0 इंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये पैराग्राफ्स हमारे पास शो हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसने ये आपको बता दिया कि यहाँ पर कौन सी अलाइनमेंट अप्लाई हुई है। लेफ्ट अलाइनमेंट अप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है। आपने जब स्टार्ट लिया था तो आपको मालूम होगा कि इंग्लिश जब भी हम लिखते हैं, इंग्लिश में कोई वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ, कोई लेटर लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इसी तरह ही है ना? यस सर। और उर्दू के अंदर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। अब जब हमने ये पैराग्राफ टाइप किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट इसने हमें बता दिया कि आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं एक दूसरा हमारे पास जो टूल है उसको हम कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप पैराग्राफ को देख सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस आई है। तो चेंजेस जो आई है यहाँ से देख लें, ये थोड़ा सा यहाँ से ये शिफ्ट हो गया, ये स्पेस खाली हो गई है, यहाँ पर देख लें ये भी जगह खाली हो गई है। नेक्स्ट लाइन आपके पास मुकम्मल कवर हो गई है। थर्ड लाइन उसने सोचा कि उसको सेंटर लाइन कर दिया है।
अब आपको जब भी किसी पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट के अंदर अलाइनमेंट करनी होगी, यानी कि सेंटर अलाइन करना होगा, तो आपने उस पैराग्राफ को लाइन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। और ये सेंटर अलाइनमेंट आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब कभी भी आप किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो आप पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, वो आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर आप उसको अलाइनमेंट, जो आपने अलाइनमेंट अप्लाई की है, जिस तरह मैंने अभी अलाइन किया था इसको सेंटर, तो जब मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ देखें इस तरह से है। अब इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, ये आपके पास लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? कोई क्वेश्चन अगर समझना है? नो सर। ओके गुड। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, हमारे पास है जी राइट अलाइनमेंट। अब हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है आप देख सकते हैं, जिस तरह आप उर्दू में लिखते थे राइट टू लेफ्ट, तो ये कुछ उस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये टेक्स्ट शुरू हुआ और यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे जा रहा है। लेकिन एक चीज़ को आप अंडरस्टूड कर लें, उसको ज़हन नशीन कर लें, आपने जो टेक्स्ट लिखा था बेसिकली वो तो आपने स्टार्ट लेफ़्ट साइड से लिया था, देखें। लेकिन जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो इसने इसको अलाइन कर दिया, सॉरी राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, इसने इसको अलाइन किया राइट टू लेफ़्ट। अब हम इनकी शॉर्टकट नोट करते हैं, तो मैं यहाँ पर इनकी शॉर्टकट्स लिखता हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। यहाँ पर है जी कंट्रोल CTRL प्लस, सॉरी मैं इसको अलाइन कर देता हूँ आपके लिए राइट साइड पे, आपकी आसानी हो जाए। ये देखिए कंट्रोल CTR, उसके बाद है L, तो CTR प्लस L इज़ यूज टू अलाइन, ALIG, अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट साइड, ठीक है, टू द लेफ्ट साइड। ये कहता है कंट्रोल प्लस L इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट और पैराग्राफ, PAR पैरा, GRAPH पैराग्राफ। इसका कहने का मतलब ये है जब आप कंट्रोल प्लस S को प्रेस करेंगे तो वो जो आपका टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ है, उसको अलाइन कर देगा किसकी तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, अब हम एक और शॉर्टकट लिखते हैं। वो शॉर्टकट हमारे पास क्या है, कंट्रोल बटन CTRL प्लस और आपके पास होगा R, ठीक है। ये जो हम यूज करते हैं इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट है, और पैराग्राफ PARAPH, सॉरी पैराग्राफ GRAPH, पैराग्राफ टू द राइट साइड। अंडरस्टैंड जी दानिश? ओके सर। नोट कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हाँ, बाद में MCQ Yes, sir. में आएगा, टेस्ट में आएगा, तो फिर वहां परेशान नहीं होना। कंट्रोल, उसके बाद है जी E। अक्सर गलती कर देते हैं कंट्रोल प्लस C जब पूछा जाता है, तो आप कहते हैं अलाइन टू द सेंटर, तो कंट्रोल प्लस C इज यूज टू कॉपी द टेक्स्ट, नॉट अलाइन द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे लिख रहे हैं कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस E इज यूज टू सेंटर, align the text और पैराग्राफ PHARAP, पैरा, मैं यहाँ पे हमेशा गलती करता हूँ, पैराग्राफ GRAPH, ग्राफ टू द सेंटर, CENTER, सेंटर। अच्छा जी, ये तीन तुम्हारे पास हो गए जी अलाइनमेंट्स। अब हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं जस्टिफाई। जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं और आप ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट की फिनिशिंग करनी है, तो आप वहाँ पर उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए आप एक टूल यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं जस्टिफाई। तो उसकी शॉर्टकट मैं आपके लिए लिख देता हूँ। कंट्रोल के लिए होता है CTRL प्लस, और साथ में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे J को, कंट्रोल प्लस J इज यूज टू justify the text और पैराग्राफ GRAPH, ग्राफ, ठीक है।
अब यानी कि हमने पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होती है। हमने जिक्र किया इंग्लिश के अंदर जब कभी भी हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल ली, यहाँ पर एक पैराग्राफ को लिया, उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक किया, तो यूँ हमारे पास जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट अलाइन हो गया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर अभी देखना है Ctrl+R। हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। यूँ मैंने आपको एग्जांपल दी थी उर्दू की कि जब भी आप कोई भी ख़त लिखते हैं उर्दू में तो वो दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो यूँ यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब काम कर रहे होंगे तो आपने अगर उसको अलाइन कर दिया तो वो कुछ इस तरह से शो होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं जस्टिफाई की तरफ। अब आप इन पैराग्राफ्स को देख लें जिनको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, ये जो एक सीक्वेंस है बिल्कुल देखें, यहाँ से ये आपको कर्सर नज़र आ रहा है, पहली लाइन से फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, इस तरह से, यानी कि एक ही लाइन पे ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं। इनकी फिनिश स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो सेम है सबका। आप देख रहे हैं कर्सर मूव कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है जो कर्सर मूव कर रहे हैं? ओके, अब हम यहाँ पर जाते हैं लास्ट जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ का जो आपके पास लाइन है लास्ट में देखें, यहाँ पर एंड के, यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रख दिया। अब मैं जरा नीचे आना चाह रहा हूँ, देखें कितना फ़र्क आया। अब ज़रा देखें कहाँ पे आगे ख़त्म हो रहा है, इसको देखें कहाँ ख़त्म हो रहा है, इसको देखें, तो कर्सर आपके पास शो हो रहा होगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ पे ख़त्म हुई है, तो बाकी तमाम की तमाम लाइन इसके साथ बराबर इसी तरह से शो हों, और हम क्या करते हैं, दो पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं, तो आपको थोड़ी सी चेंजेस इसके अंदर नज़र आएंगी। तो वो चेंजेस मुझे आप बताएंगे क्या चेंजेस इसमें आई हैं। दोनों साइडों से बराबर होती है। हाँ जी, देखें जगह खत्म हो रही है। बिल्कुल, देखें जहाँ से उसने स्टार्ट लिया और उसी के साथ ख़त्म हुआ, पहली लाइन का भी हिसाब है, दूसरी लाइन को देखें सेम है। अगर तीसरी लाइन के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट हम अगर इंक्रीज कर दें ना, लेट्स सपोज मैंने ये डमी डेटा डाल दिया इसके अंदर, तो देख लें आप, वो भी देखें नेक्स्ट लाइन उसके साथ बराबर जा रही है। ठीक हो गया, क्लियर? यस सर। इसी तरह जब अपना डॉक्यूमेंट आप मुकम्मल करते हैं तो उसको ज़रूर जस्टिफाई करना होता है। अंडरस्टैंड? ओके, आज की क्लास के अंदर हम आगे और पढ़ेंगे लाइन स्पेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है कि किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो लाइन स्पेस है वो कितनी रखनी है। देखिए अक्सर इस तरह होता है कि जब आप कोई थीसिस लिखते हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, कोई आप ऐसे लिखते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई स्पेस तो ज़रूर होती है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर देखें जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन के दरमियान जो गैप है, ठीक है, वो स्पेस कहला रही है। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी स्पेस है, अगर मैं इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो दरमियान में आपको कोई लाइन नज़र आ रही है जिसको हम स्पेस कहते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो कम से कम जो स्पेस है 1.0 है। ये नोट कर लें, एमसीक्यूज में अगर आ गया तो आपको याद होना चाहिए। 1.0 जो है मिनिमम लाइन स्पेस है। मैक्सिमम लाइन स्पेस आपके पास क्या है, 3.0। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें, पैराग्राफ के अंदर भी वेरिएशन आ रहा है। अब दोबारा से देखें, 1.0 पे जब मैंने क्लिक किया तो लाइन स्पेस कितनी कम हो गई। अब देखते हैं 1.15 पे थोड़ी सी चेंजेस आई, 1.15 पे और चेंजेस आई, 2.0 पे देखें कितनी चेंजेस आई है, 2.5 पे देख सकते हैं, और 3.0 सबसे ज़्यादा लाइन स्पेस है। अंडरस्टैंड? यस सर। अब आते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सर स्पेस मिनिमम कितनी है? मिनिमम 1.0 रखी जाती है। ठीक है, 0.1 1.0 हम रखते हैं
और नॉर्मली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम 1.15 रखते हैं। 1.15 हम नॉर्मली हर डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करते हैं लाइन स्पेस को। ओके, अब आते हैं कि हमें लाइन स्पेस बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप अक्सर देखते हैं होली कुरान और उसमें सूरह यासीन अगर आपके पास हो, और अक्सर जी प्लीज़ बोलें। सर ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट में हम कितने रखते हैं? 1.15। ठीक है सर, ओके सर। ओके, देखिए अक्सर आप 1.15 सर। हाँ 1.15 हम यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके, हम अब टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके घर में एक सूरह यासीन है, एक जो हमारे पास सूरह यासीन है उसके अंदर उन्होंने लाइन स्पेसिंग थोड़ी कम रखी हुई है, और अगर एक हमारे पास क्या कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल एक और सूरह यासीन है, उसका जो उन्होंने लिखा हुआ है ना फॉन्ट, वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। कभी आपने घर में देखा है? यस सर। आप जिन जिन के घर में होगी तो उन्होंने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक सूरह यासीन है, उसका फॉन्ट साइज उन्होंने कम रखा हुआ है, वो छोटी सी आपके पास बुक की शक्ल में होगी। अगर एक है सूरह यासीन, थोड़े से फॉन्ट साइज उसका ज़्यादा रखा हुआ तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, आपने देखा होगा। यस सर। यस सर। तो बेसिकली जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं और उसका साइज़ जब हम इंक्रीज़ करते हैं, उसकी वजूहत होती हैं। नंबर 1 ये है कि अगर आप वो डॉक्यूमेंट किसी ऐसे बंदे के लिए बना रहे हो जिनकी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, तो फिर आपको फॉन्ट साइज़ ज़्यादा रखना पड़ेगा, लाइन स्पेस रखनी पड़ेगी। तो इन वजूहत की बिना के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज़ जो हमारे पास होता है उसको हम इंक्रीज़ भी कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं, अंडरस्टैंड, और उसमें स्पेस भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है। लाइन स्पेस मिनिमम 1.0 है, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 1.15 को, और मैक्सिमम हमारे पास है 3.0। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर हमारे पास जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर अगर हम शेडो अप्लाई करना चाहते हैं, शेडिंग यानी कि बैक साइड पे कलर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो कलर पसंद है आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसके बैक के टेक्स्ट के बैक पे कलर अप्लाई कर देगा। अंडरस्टैंड? ये इसने कलर अप्लाई कर दिया। अब आप इसको कलर को चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बकेट पे क्लिक करेंगे, बाल्टी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ये कलर भी चेंज हो गया। हम आज की क्लास के अंदर मजीद हम सीखेंगे कि हमारे पास जो बॉर्डर किस तरह से जनरेट होते हैं। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो हम आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है बॉटम बॉर्डर, उसके बाद है ये टॉप बॉर्डर, उसके बाद है लेफ्ट बॉर्डर। तो जो आपने अप्लाई करने हैं ना, सबसे पहले मैं कहता हूँ बॉटम बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया। मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी आना चाहिए टॉप बॉर्डर। तो बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट या पैराग्राफ के अंदर इस तरह से भी उन्होंने फॉर्मेटिंग की होती है, टॉप बॉर्डर होता है, बॉटम बॉर्डर होता है, लेफ्ट राइट नहीं होता। ठीक है, बहुत दफ़ा इसमें होता है कि उन्होंने लेफ्ट राइट बॉर्डर रखे होते हैं, लेफ्ट भी रख दिया हमने और इसका राइट बॉर्डर भी हम रख देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इसका लेफ्ट साइड बॉर्डर भी है और राइट साइड बॉर्डर भी है, दोनों बॉर्डर इसके मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर मुकम्मल बॉर्डर जनरेट होने चाहिए तो हम क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर में भी हम क्लिक करके इसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं स्टेप वाइज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉटम बॉर्डर जनरेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप बॉर्डर जनरेट करेंगे, उसके बाद इसका लेफ्ट बॉर्डर जनरेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, राइट बॉर्डर जनरेट करेंगे। यूँ हमारे पास इसके चारों के चारों बॉर्डर्स जनरेट हो जाएंगे। आपको मालूम है कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये चार हमारे पास साइड्स होती हैं, तो इनको हम इसी तरह से कवर करते हैं। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब हम इन पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं, इन पॉइंट्स को लेते हैं, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ऑल बॉर्डर, जब ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो देखें हर एक लाइन के अगेंस्ट उसने बॉर्डर जनरेट करके आपको दे दिया। अंडरस्टैंड? हेलो, आई थिंक नींद आ गई आपको फिर। ओके, नो सर, नींद नहीं है। तो सर वो नींद तो रही है सर। चलो ठीक है।
ये हमारे पास है जी, ये वाला पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया। अब एक होता है पैराग्राफ के अंदर, अगर आप ऑक्सफोर्ड की बुक उठा के देखें, गाबा की बुक उठा के देखें, या नॉर्मली कोई बुक उठा के देखते हैं, तो उसके अंदर आपके पास जो है जी लाइन स्पेस जो होती हैं, इंडेंट्स जिसे हम कहते हैं, ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया। इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर टॉप पे देखेंगे, इसको कहते हैं इंडेंट। ये जो इंडेंट है ये डिक्रीज इंडेंट का सैंपल है, ये आपके पास है जी इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, इंक्रीज का मतलब ये है कि आप इस पैराग्राफ को राइट साइड पे मूव करवाना चाहते हैं। ये देखें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये राइट साइड मूव कर रहा है, नज़र आ रहा है जी। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो यूँ ये पैराग्राफ आपका यहाँ पर आएगा। अक्सर आप देखते हैं कोई डेफिनेशन लिखी होती है तो उसको थोड़ा सा उन्होंने ना प्रोमिनेंट करने के लिए उस पर इंडेंट अप्लाई किया होता है, कुछ इस तरह से लिखा होता है, आपने देखा हो। कोई बुक उठा के देखिए ना, उसमें कुछ इस तरह के पैराग्राफ्स होते हैं तो उसको इंडेंट कर दिया जाता है। ठीक है, एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब ये है कि पैराग्राफ को लेफ्ट टू राइट मूव करें, और डिक्रीज का मतलब ये है कि राइट टू लेफ्ट मूव करवाएं। ये देखें डिक्रीज इस तरह। ओके, यहाँ तक क्लियर? यस सर। और आज की क्लास के अंदर हम बुलेट्स अप्लाई करना सीखेंगे। बुलेट्स हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक हमारे पास नॉर्मल जिसको हम कहते हैं ऑर्डर बुलेट्स, एक होती है अनऑर्डर बुलेट्स। ठीक है, जहाँ पर देखें एक उन्होंने बुलेट्स का नाम दे दिया है, एक उन्होंने नंबरिंग का नाम दे दिया है। तो नंबरिंग से मुराद ये है कि ऑर्डर होगा, ठीक है, और बुलेट्स का मतलब ये होगा कि ये अनऑर्डर में बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, अनऑर्डर बुलेट्स के मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं। तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे चेंज हो रहा है, तो मैं कहता हूँ मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब जब भी आप अपने पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो फिर आप बुलेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखें आपके पास ये बुलेट्स शो हो रही होंगी। जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा था तो मैंने क्या किया, उसको बुलेट्स के अंदर ले लिया। अभी आपके पास कौन सी बुलेट्स हैं, अनऑर्डर बुलेट्स हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को उठा के ऊपर ले आएँ और इसको नीचे ले आएँ तो कोई मसला नहीं होगा, जब अगर आपने ये वाली बुलेट्स अप्लाई की हैं। और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बुलेट्स हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बुलेट्स पे जाके आप क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज हो गई हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप और कोई रख लें, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर बुलेट्स। तो ऑर्डर बुलेट्स का मतलब ये है कोई ना कोई एक तरतीब होगी पहले, यानी कि किसी को आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक रैंकिंग है आर्मी की, तो टॉप पे अगर जनरल है सबसे, यानी कि जो बड़ा बंदा है वो जनरल है, उसके बाद जो उसका छोटा कोई होगा, ठीक है जी, लेफ्टिनेंट जनरल है या मेजर जनरल जो भी है, ठीक है, उसका रैंक आएगा। तो वो आपके पास एक ऑर्डर है, एक तरतीब होती है, आप उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ये कुछ इन्होंने बनाए हुए फॉर्मेट्स, उसमें है 1, ठीक है, ये आपके पास है तरतीब। उसके बाद ये वाली एक तरतीब बनी हुई है, रोमन के अंदर है, करैक्टर के अंदर है, स्मॉल के अंदर है, ठीक है, या आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप 1, 2, 3 को यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से तरतीब आएगी। और इसमें ये आपने बता दिया कि जो सबसे पहली चीज़ है वो ये वाला पॉइंट होगा, फिर उसके बाद ये होगा, तो ये एक तरतीब होती है। ठीक है, तो तरतीब जब भी यूज़ करेंगे तो आपके पास नंबरिंग बुलेट्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट जब आप थीसिस पे काम करेंगे इंशाल्लाह 8th सेमेस्टर में होंगे तो वहाँ आप इसको यूज़ करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट को। आपने मैथ के अंदर देखा होगा कि आप जब पढ़ रहे थे 1.1 एक एक्सरसाइज, ये चैप्टर स्टार्ट होता था चैप्टर नंबर 1, आगे उसकी एक्सरसाइज थी 1.1, फिर एक और एक्सरसाइज थी 1.11, फिर 1.12, फिर 1.13, इस तरह का एक सिलसिला आपने देखा होगा। ये देखें, आप देख सकते हैं जब आप 9th पे थे 10th पे थे तो आपने मैथ पढ़ी होगी ना, उसमें इस तरह का आपके पास होता था 1.1 होता था, 1.1.1 इस तरह का होता था। तो ये इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो हमने कुछ चीज़ों को रिपीट किया, उसमें हमने चेंज केस को रिपीट किया। हमारे पास चेंज केस 5 किस्म के होते हैं, एक सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टॉगल केस, इनको हमने डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज को टच किया या नहीं किया, ये ऑलरेडी हमने किया था। उसके बाद हमारे पास जो मेजर आज का पोर्शन था पैराग्राफ के अंदर हमने 4 किस्म की अलाइनमेंट करनी सीखी। उसके बाद हमने यहाँ पर बुलेट्स को अप्लाई करना सीखा, इंडेंट को देखा,
उसके बाद हमने शेडिंग को अप्लाई करना सीखा, हमने यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करना सीखा, लाइन स्पेस अप्लाई करना सीखी। तो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक आज का मुकम्मल होता है। स्टाइल्स फिल भी रह गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें स्टाइल्स मुकम्मल करेंगे। तो अभी आपको जो असाइनमेंट मिलेगी वो क्लिप बोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेगी, वो आपने मुकम्मल करके पोर्टल पे ही अपलोड करनी है। तो असाइनमेंट मुकम्मल करने का तरीका ये है कि असाइनमेंट आपके पोर्टल पे आएगी, आप उसको देखेंगे, स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर आपने क्या करना है, आपने उसको बाय हैंड लिख के मुझे देना है। बाय हैंड लिखने के लिए आप अपना नॉर्मल कोई भी पेज को यूज़ करेंगे, उसके बाद आपने उसकी पिक्चर लेनी है, यानी कि उसको स्कैन करना है। क्लियर स्कैनर यूज़ कर सकते हो या हट के जो आपको स्कैनर मिलता है स्कैन करके PDF फाइल बना के मुझे भेजनी है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपका ये सेशन मुकम्मल हुआ, इसको मैं